नहीं, वो कर्ज़ा बढ़ाते जा रहा था, सूद के समत सूद हम थोड़ा बहुत उतार भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो कर्ज़ा बढ़ाता जा रहा था। उसकी बेसिक नज़र मुझ पे थी, तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमें कर्ज़ा वापस करो। मेरे बाबा ने बहुत सारी तरले मिन्नतें उनकी की, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे से गलत बातें शुरू कर दी, अपनी बेटी को हमें दे दो, हमारे पास रखवा दो। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, नंबरदार के पास 4-5 महीने रह के आई है, उसने क्या क्या किया होगा, कैसे किया होगा, बहुत सारी बातें करते हैं लोग। इस चीज़ के बहुत सारे ताने देते हैं। और अब तो मैं ये भी सोचती हूँ कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद कौन मुझसे शादी करेगा। अल्लाह ताला मेरा कोई सबब लगा दे तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूँ, वही सहारा है मेरा। इसके अलावा तो मेरा कोई दुनिया में है भी नहीं, इसके अलावा तो मेरा अपना है भी कोई नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, यही तो सोचती हूँ। मैं परेशान होती हूँ। जितनी बार भी भागने की कोशिश की है, मारते थे पकड़ के, और फिर ये भी कहते थे अगर आपने अब दोबारा भागने की कोशिश किया तो हम आपके साथ पकड़ के सारे ज़्यादती करेंगे, बुरा करेंगे आपके साथ। इसलिए उसने बाबा से ये बात की थी अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो हम कर्ज़ा माफ़ कर देंगे। लेकिन ये बात बाबा को पसंद नहीं थी, क्योंकि बाबा उसकी अयाशपना जानता था। चौधरी ने या चौधरी के गुंडों ने आपको हाथ लगाया, आपकी इज्जत लुटने की कोशिश की, या कुछ इस तरह का मामला हुआ है? नहीं, मैं कसम खा के बताती हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आपकी इज्जत महफूज है? जी हाँ, बिल्कुल शुक्र है अल्लाह ताला का। तो मैं तो ऐसी बेटी हूँ कि मैं तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख सकी मरते वक़्त उनका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, अल्लाह पाक का फ़रमान है कि जब आपने किसी से कर्ज़ लेना हो ना, तो उसको जितनी ज़्यादा मोहलत आप दे सकते हैं वो दें। इतनी मोहलत दें कि वो बंदा आसानी से आपको आपका कर्ज़ वापस कर दे। अगर आप साहिब हैसियत हैं और आपको पता है कि जिससे मैंने कर्ज़ लेना है वो कर्ज़ वापस नहीं कर सकता, तो फिर आप उसको अल्लाह के लिए जो कर्ज़ा है वो माफ़ कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता है। कर्ज़े के हवाले से कुछ इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि भाई भाई से अलग हो जाता है, बच्चे माँ बाप से अलग हो जाते हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और इस कर्ज़े की वजह से, इस पैसे की वजह से बहुत सारे रिश्ते जो है ना वो हमसे दूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही वाक़या आज से चंद माह पहले सोशल मीडिया की ज़ीनत बना, जिसमें किसी चौधरी ने, किसी जागीरदार ने किसी से कर्ज़ा लेना था, और कर्ज़ा लेने के लिए उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया और उसकी बेटी को अगवा करके अपने पास यरगमाल बना लिया। जिस बेटी के साथ ये सारा वाक़या वो आज हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये क्या मामला बना था कि चंद माह पहले जो है ना ये केस बड़ा वायरल हुआ था, सोशल मीडिया की ज़ीनत बना कि एक वो जागीरदार ने आपके वालिद को कत्ल कर दिया और आपको उठा के ले गए। ये मामला क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? चंद माह पहले ये हुआ था कि मेरे बाबा के पास काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई थी, 5-6 किले। तो मेरी मामा ने कहा इस पे कोई फसल वगैरह उगाते ताकि हमारे घर का निज़ाम सही से चल सके। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम फसल वगैरह उस पे काश्त कर सकते। तो मेरे बाबा ने गांव का जो चौधरी था नंबरदार, उससे कर्ज़ा लिया 10 लाख रुपया सूद के साथ। अच्छा। तो हमने अपना कारोबार शुरू किया उसे। हमें जैसे इनकम आती थी उसकी 6 महीने बाद हम उसका वो सूद उतार देते थे। जो उसका कर्ज़ा था वो वहीं पे रह जाता था। हमारे पास इतनी इनकम ही होती थी कि हम अपना घर चलाते और उसका सूद उतारते। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बजट होता नहीं था हमारा। तो थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद नंबरदार ने हम पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमें पूरा कर्ज़ा 1 लाख वापस करो एक साथ। तो वो कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते सूद के साथ वो 18 लाख तक पहुँच गया था। तो उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि हमें कर्ज़ा वापस करो। मेरे बाबा ने बहुत सारी तरले मिन्नतें उनकी की, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं है। तो फिर उन्होंने आगे से गलत बातें शुरू कर दी, अपनी बेटी को हमें दे दो, हमारे पास रखवा दो। तो फिर मेरे इस बात से मेरे बाबा का झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया वहाँ पे। तो बाबा भी तैश में आ गए, मुँह मारी हुई काफ़ी उनके साथ, हाथों पाई भी हुई। उसके बाद उनके गुंडे आए हमारे घर, मेरे बाबा को कत्ल कर दिया और वो फिर मुझे उठा के ले गए। अच्छा, मैं आपने ये बताया था कि जो आपकी ज़मीन थी 5 किले 6 किले जितनी भी थी, वो भी आपने सेल करके उनको पैसे दिए थे, उसके बाद भी कर्जा नहीं उतरा? जी हाँ, वो गाँव की ज़मीन का इतना रेट तो होता नहीं है। कर्ज़ा हमारा 18 लाख तक पहुंचा हुआ था, और जो हमारी ज़मीन सेल हुई थी वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए की थी। तो हमारा कर्ज़ा वहीं पे था। ठीक है। तो मेन नज़र आपकी उसकी जागीरदार की आपके ऊपर थी? हाँ जी। तो जब उन्होंने इस बात को किया तो बाबा तैश में जब आए हैं तो उन्होंने वो मौके की तलाश में थे।
उन्होंने फिर घर आए हैं, आके बाबा का उन्होंने कत्ल कर दिया है। हमें भी बहुत मारा पीटा, मामा को भी बहुत मारा और फिर मुझे वो उठा के ले गए। अच्छा, अब ऑफ कैमरा मुझे ये बता रही थी कि ज़मीन आपने वापस कर सेल करके उनको पैसे भी कुछ वापस दिए थे, तो उसके बावजूद ही आपका कर्जा नहीं उतरा? नहीं, वो कर्जा बढ़ाते ही जा रहा था सूद के साथ। सूद हम थोड़ा बहुत उतार भी रहे थे, लेकिन फिर भी वो कर्जा बढ़ाता जा रहा था। उसकी बेसिक नज़र मुझ पे थी, तो इसलिए उसने बाबा से ये बात की थी, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो तो हम कर्जा माफ़ कर देंगे। लेकिन ये बात बाबा को पसंद नहीं थी, क्योंकि बाबा उसकी अयाशपना जानता था। इस वजह याश था बाबा। जी हाँ, वो अयाश था। बाबा इस चीज़ को जानते थे, वो मेरी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहते थे। ज़ाहिर है कोई भी बाप नहीं करना चाहता, तो इसलिए उन्होंने फिर इस बात पे गुस्सा किया, उनसे लड़ाई झगड़ा मुंह मारी हो गई उधर। यानी कर्जे के साथ साथ एक पॉइंट ये भी था कि वो चौधरी आपकी नज़र रखे हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अब जब वो लड़ाई झगड़ा हो गया, आपके बाबा को उन्होंने मार दिया, तो फिर आपको अगवा भी कर लिया उन्होंने? जी हाँ, मुझे अगवा करके ले गए थे। तो जब आपको अगवा कर लिया उन्होंने, तो उसके बाद फिर आपको कहाँ पे रखा, कितना अरसा रखा, किस तरह के मामला हुए आपके साथ? मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेके गए थे। मुझे तो एक बंद कमरे में रखा हुआ था, जहाँ पे रोशनी बिल्कुल नहीं आती थी। गाँव का वो भैंसों का चारा वगैरह पड़ा हुआ था, स्मेल वाला कमरा था, वहाँ मुझे उन्होंने बांध के रखा हुआ था। तो आपके साथ को ज्यादती करने की कोशिश की या मारा पीटा आपको, जो कुछ तरह का वाकया हुआ? नहीं, ज़्यादती तो करने की कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने मुझे मारा पीटा बहुत ज़्यादा था। मैंने जितनी बार भी वहाँ से भागने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पकड़ के और ज़्यादा मारा और ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया। खाना भी एक टाइम देते थे, कभी नहीं देते थे, तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस टॉर्चर करते थे। जितनी बार भी भागने की कोशिश की है, मारते थे पकड़ के, और फिर ये भी कहते थे अगर आपने अब दोबारा भागने की कोशिश किया तो हम आपके साथ पकड़ के सारे ज़्यादती करेंगे, बुरा करेंगे आपके साथ। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे मुझ पर। यानी कि सिर्फ आपको धमकियां दी गई हैं कि आपके साथ ज्यादती करेंगे, ज्यादती उन्होंने की नहीं आपके साथ? नहीं, उन्होंने नहीं की है, लेकिन सिर्फ धमकियाँ दी हैं और मार कटाई उन्होंने मुझ पे बहुत ज़्यादा की है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ से बाजियाब कैसे हुई हैं, कैसे निकली है वहाँ से, घर कैसे पहुँची? किसी केस के मसले में पुलिस वहाँ पे पहुँची थी, उस गांव में रेड करने के लिए। वो हर घर की तलाशी ले रही थी। वहाँ पे फिर उनको मैं भी मिल गई। उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मुझे बांधी हुआ था मैं, उन्होंने मुझे खोल के फिर मुझसे पूछा, तो फिर मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई, तो उन्होंने फिर मुझे घर तक छोड़ कर आए। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की उन्होंने, जो चौधरी था, जो लंबरदार था? हाँ जी, उन्होंने कार्रवाई की है। तो अभी उसको कुछ सज़ा वगैरह हो गई या होने वाली, या क्या चक्कर है? नहीं, अभी तो कोई सज़ा नहीं हुई, अभी तो पकड़े नहीं गए, वो फ़रार हो गए हैं। फरार हो गए वहाँ? जी। ठीक हो गया। तो अभी आप घर पहुँच गई हैं, तो आप बता रही थी कि मेरी वालदा भी हॉस्पिटल में है, तो उनको क्या मसला हुआ है, किस तरह से हॉस्पिटल पहुँची हैं? जब मैं घर पहुंची हूँ तो मोहल्ले वालों ने बताया कि आपकी मामा को हार्ट अटैक हो गया था, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, फिर डॉक्टर से मिली हूँ। डॉक्टर ने बताया कि इनका तो हार्ट का भी मसला है, उनका स्टड डलने हैं, सांस का भी है, किडनी की भी प्रॉब्लम है उसको। तो सांस का भी चलो एक मसला नॉर्मल है, किडनी की भी अब मेन जो मसला है वो उसका हार्ट का है, जो उसके स्टड डलने हैं, और अगर एक हफ्ते में स्टड नहीं डलेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि अभी आपकी वालदा हॉस्पिटल में है, परेशान हैं आप, और आपके पास इलाज करवाने के पैसे भी नहीं हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको अगवा किया गया, ठीक है, उस वक्त आपके को दिल में खौफ था कि यार ये मतलब अगवा कर लिया उन्होंने, गुंडे में इनके पास हैं, तो मेरे साथ ज्यादती करेंगे, मेरी इज्जत ख़राब करेंगे, और किस तरह का माइंड में था आपके? जी हाँ, इस तरह का खौफ तो होता ही था ना, जब अकेली औरत हो, वो तशद्दुद कर रहे हैं और इतने लोगों के सामने, उसके खौफ तो होता ही है। मेरे दिल में भी ये चीज़ें थी, इसलिए फिर मैंने भागने की कोशिश बार बार नहीं की, जब वो मुझे धमकियाँ देते थे, मारते थे। तो ठीक है। जब आपकी आंखों के सामने आपके वालिद को कत्ल किया गया और आपको अगवा कर लिया गया, उसके बाद क्या मामला हुआ? मुझे तो नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो गवाह भी कर लिया था उन्होंने। तो मैं तो ऐसी बेटी हूँ कि मैं तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख सकी मरते वक्त उनका। ठीक है, तो अभी आपने क्या सोचा है? अभी आप बता रही हैं कि ज़ाहिर वालदा का ऑपरेशन भी करवाना है, पैसे भी नहीं है, तो क्या सोचा आगे कि मामला किस तरह से चलेंगे, किस तरह से वालदा को बचाएंगी? वही वाहिद सहारा है आपका? इतना महंगा इलाज है, पैसे है नहीं है, सारी रात बैठ के रोती हूँ, दुआएं करती हूँ, कहाँ से आएंगे पैसे? अल्लाह ताला मेरा कोई सबब लगा दे तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूँ, वही सहारा है मेरा, इसके अलावा तो मेरा कोई दुनिया में है भी नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, मुखिर ज़रात आपकी हेल्प भी करेंगे, आपकी वालदा का हो सकता है कोई इलाज भी करवा दे। मुझे ये बताएं कि अभी आगे लाइफ में क्या सोचा है आपने? अगर इलाज ना हो सका, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? पहली तो बात ये है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। इसके अलावा तो मेरा अपना है भी कोई नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, यही तो सोचती हूँ, मैं परेशान होती हूँ। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं,
नंबरदार के पास 4-5 महीने रह के आई है, उसने क्या क्या किया होगा, कैसे किया होगा, बहुत सारी बातें करते हैं लोग। इस चीज़ के बहुत सारे ताने देते हैं। और अब तो मैं ये भी सोचती हूँ कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद कौन मुझसे शादी करेगा। नाज़रीन, आप आइडिया कर सकते हैं कि जिस बेटी के साथ, जिस बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ हो, उसकी क्या हालत हो सकती है। इस वक्त तो बड़ी परेशान है और उनसे इस तरह से बोला भी नहीं जा रहा, इस तरह से वाक़या सुनाया भी नहीं जा रहा। लेकिन ये वाक़या आप सोशल मीडिया से भी देख सकते हैं, अखबारात की ज़ीनत भी बना था। ये पूरी डिटेल आपको वहाँ से मिल सकती है। और ये वो बेचारी बच्ची है, और जैसे बता रही कि वालिद को तो उन्होंने मौके पे डेथ उसकी हो गई थी, वालिदा हॉस्पिटल में है और ये अकेली अकेली है। और किसी रिश्तेदार ने, किसी जानने वाले ने ना इनको नंबरदार से बाजियाब कराने की कोशिश की, ना कोई कार्रवाई की, और ना इस वक्त इनकी कोई हेल्प कर रहा है। अच्छा, मुझे एक बताएं, अभी ऑन कैमरा मुझे बताएं, कसम खा के बताना है आपने कि चौधरी ने या चौधरी के गुंडों ने आपको हाथ लगाया, आपकी इज्जत लुटने की कोशिश की, या कुछ इस तरह का मामला हुआ है? नहीं, मैं कसम खा के बताती हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा है मुझे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आपकी इज्जत महफूज है? जी हाँ, बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह ताला का। जी नाज़रीन, अभी आपने तमाम कहानी जो है वो जान ली है। इस वाक़े को आप सोशल मीडिया से, अखबारात से भी देख सकते हैं। और उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके गाँव वालों से भी, और जो लोग इनको ताने दे रहे हैं कि ये 4-5 महीने जागीरदार के पास, नंबरदार के पास रह के आई है और उसने या उसने गुंडों ने इनके साथ कोई मामला किया होगा, तो ये कसम खा के बता रही हैं कि मेरी इज़्ज़त महफूज है, इनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है। तो हमें सिर्फ ऐसे बच्चियों की सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसे मज़लूम बहनों की सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उनको ताने देने चाहिए कि आपके साथ ये मामला हुआ है। और इसी के साथ साथ आप सबसे गुजारिश भी करूँगा कि इनकी वालदा हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन होना है, इनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा को मुखैर हज़रात जो इनकी हेल्प करना चाहे, इनकी वालदा का इलाज करवाना चाहे, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।